कैसे हो आप सब। मैं ऐसा करती हूँ कि आप सब अच्छी ही होंगी। तो दोस्तों आज मैं आपको एक दो बुक के बारे में बताऊँगी राजनीति की, जो मैं पढ़ भी चुकी हूँ और पढ़ भी रही हूँ। तो दोस्तों मैंने वो एनसीईआरटी बुक मैंने उस राजनीति की बुक को कब मैंने ख़रीदा, हाई लेवल की बुक है उसको मैंने कब ख़रीदा तो मैं बताऊँगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जब मैं राजनीति की एनसीईआरटी बुक मैंने पढ़ लिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेसिक मजबूत हो चुका है, मुझे समझ में चीज़ें आने लगी है, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं उसे बता सकती हूँ, मैं उसे समझ सकती हूँ। तब मैंने क्या किया, तब मैंने हाई लेवल की बुक क्या की, खरीदी राजनीति की। और मैं आपको इसीलिए कहती हूँ कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको जो जो टॉपिक्स आपको आगे हाई लेवल की बुक में मिलती हैं, उस टॉपिक को अगर आप एनसीईआरटी में बेहतर अच्छे से समझ जाते हो तो जो आप जब जैसे कोई भी बुक हो, किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो, जब उसे आगे आप पढ़ते हो, बड़े बड़े क्लास की बुक पढ़ते हो तो आपको आसानी से समझ में आने लगती है। मैं आपको इसीलिए फोकस करती हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ा कीजिए। एनसीईआरटी जब आप पढ़ लोगे तो आपको आगे की बुक बहुत आसान लगने लगेगी, समझने या पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस आपको इतना है कि आप कोई भी बुक पढ़ो तो उसके प्रति जिज्ञासु होकर पढ़ो, उसके प्रति तत्पर होकर पढ़ो, उसे समझने की कोशिश करो। आपको तभी वो बुक इंटरेस्टिंग लगेगी जब आप रुचि के साथ किसी बुक को पढ़ना चाहोगे तब। तो मैं आज आपको उस बुक के बारे में बता दूँ। देखिए राजनीति की जो मैंने बुक ली है वो काफ़ी अच्छी है, उसकी क्या विशेषता रही है और मैं उसके अंदर कौन से टॉपिक दिया गया, कितने चैप्टर है, मैं आपको सब बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं इस बुक को ये देखिए, ये राजनीति की एक ही बुक है, आप यहाँ देख रहे हो। जब मैंने लिया था तब ये पंचम संस्करण की थी, यहाँ पे देखिए। और यहाँ लिखा है भारत की राज्य व्यवस्था एवं लक्ष्मीकांत की बुक है। और मैंने इस बुक को तब लिया जब मैंने अपना राजनीति की एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लिया तब, क्योंकि जब मैंने उसे पढ़ लिया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, समझ में आने लगा। तो मैंने अब देखिए, आप लोग कोई भी बहुत लोग होते हैं ना कि अब बुक तो ले लिए, बहुत लोग क्या हुआ कि अगर इस मोटी मोटी बुक को देखते हैं तो पहले ही घबरा जाते हैं कि ये बुक तो मुझे समझ में नहीं आने वाली, इतनी मोटी बुक है, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, मुझे नहीं समझ में आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस थॉट लेके मत चलो कि ये बुक मुझे नहीं समझ में आएगी, बहुत मोटी है, तो ऐसा नहीं है। इसमें देखिए, इसमें मैं मानती हूँ कि बुक बहुत मोटा है। मैंने जब इस बुक को देखा था तो मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि ये बहुत मोटी बुक है, मैं इसे नहीं समझ पाऊँगी, मुझे कैसे समझ में आएगा, मैं इसे कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो ऐसा नहीं है, मुझे भी ऐसा लगा। लेकिन जब मैं इस बुक को एक बार पढ़ी तो मुझे कुछ सब चीज़ें समझ में आई, 2 बार पढ़ी तो मुझे वो भी चीज़ें समझ में आई जो मुझे फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आई थी। तो मैं इसे 2-3 बार जब मैं पढ़ी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, रुचिकर लगा, तो मैं इस बुक को पढ़ना स्टार्ट की। और हाँ, अगर मानो कि आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपका मन नहीं लगता, तो आप उस बुक से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, जो बुक यानी कि जो किताबें आपकी फेवरेट हो। जब ऐसा करने लगोगे तो आपको पढ़ने में रुचि हो जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। तो क्या हुआ, आप जब जैसे कि मैंने इस बुक को लिया तो ये बुक मुझे फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आ रहा था, तो इसका जो पहला लेसन है मैंने उसे छोड़ दिया। फिर इसमें अकॉर्डिंग टू बना के जैसे लेसन दिए गए हैं, तो मैंने ये पहला लेसन छोड़ के मैं चली गई सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें मैं चली गई, उस टॉपिक पर चली गई। उस टॉपिक के अब मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे ही मैंने उस टॉपिक में मैं गई तो उस टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ें दी गई थी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उस सब स्टॉप करके दिया गया था। तो मैं उस चीज़ को पढ़ी, यानी कि मैंने पहला लेसन छोड़ दिया। जब मुझे जो समझ में नहीं आ रहे थे तो मैंने छोड़ दिया, आगे मैं पढ़ी। तो जब मुझे आगे अंदर इसके इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे बुक अच्छी लगने लगी। और जब मुझे ये बुक अच्छी लगने लगी तो मैं इसे 1-2 बार पढ़ी और पढ़ भी चुकी हूँ और अभी पढ़ भी रही हूँ, ताकि जो चीज़ें मुझे फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आई थी वो 2-3 बार पढ़ने से वो समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊँ इस बुक को ओपन करके, इस बुक में क्या क्या चीज़ें दी गई, कितने चैप्टर दिए गए हैं और कितनी हेल्पफुल रही है, इसकी क्या विशेषता रही है। तो इसकी विशेषता ये है कि आप जब इस बुक को पढ़ लेते हो ना तो आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मुझे भी उस सारे चीज़ के बारे में नॉलेज है। जबकि आप देखिए, जब आप इस बुक को पढ़ लेते हो तो आपके अंदर आपको ऐसा फील होने लगता है कि हाँ, अगर आपके सामने कोई पावरफुल आदमी खड़ा होता है, व्यक्ति खड़ा होता है, तो आपको भी इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा फील होता है कि हाँ, मेरे पास भी नॉलेज है, मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ, मैं भी बहुत चीज़ें पढ़ चुका हूँ। राजनीतियाँ क्या होती है, राजनीति में क्या टॉपिक्स हैं, क्या बातें हैं, वो सब आपको समझ में आने लगती है तब जब आप इस बुक को पढ़ लेते हो। तो आप इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा अपने आप को बिल्कुल फील नहीं कर पाओगे कि हाँ, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता कोई चीज़। ऐसा नहीं है, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझोगे, इस बुक को पढ़ने के बाद बहुत आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे तो सारी इन्फॉर्मेशन है अपने देश के बारे में। तो मैं आपको इस बुक को ओपन करके बताती हूँ।
दिखाती हूँ कि इसमें कितने चैप्टर दिए गए हैं, कौन कौन से लेसन है और कितनी इंटरेस्टिंग ये बुक है। आप देखिए, मैं इसे ओपन करती हूँ। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊँ कि इसमें स्टार्टिंग कहाँ से की गई, कितने लेसन दिए गए हैं। देखिए, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से की गई है। इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। भाग 1 में दिया गया है संवैधानिक ढांचा, और जैसे कि इसमें दिया गया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं इस टॉपिक को छोड़ दी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिया गया है। भाग 2 जैसे कि संविधान का निर्माण के बारे में बताया गया है, कैसे उसका निर्माण हुआ, कैसे उसकी भूमि मतलब नींव रखी गई, उस सब के बारे में डिटेल बताई गई है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है। फिर यहाँ पे दिया गया है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। फिर यहाँ पे दिया गया है संविधान की प्रस्तावना क्या रही है। फिर यहाँ पे दिया गया है संघ एवं इसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है। फिर नागरिकता। फिर यह देखिए मूल अधिकार, आपके मौलिक अधिकार कौन कौन से, उसके बारे में भी बताया गया है सब चीज़ें। जब आप इसे पढ़ोगे इंटरेस्टिंग तो आपको लगेगी कि बिल्कुल इतने सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। फिर यहाँ पे देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है आपके। फिर यहाँ पे है संविधान का संशोधन, यानी कि संविधान में किस तरीके से संशोधन किए जाते हैं, उसका भी यहाँ पे उल्लेख यहाँ पे जिक्र किया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है संविधान का संशोधन, फिर संविधान की मूल संरचना क्या रही है। फिर यहाँ पे देखिए इसमें देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको दिया गया है भाग 2। अभी आपने भाग 1 मतलब 1 को देखा, फिर यहाँ पे भाग 2 दिया गया है। फिर देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि इसमें अकॉर्डिंग टू बना के लेसन दिए गए हैं। अगर आप उस पढ़ते हो उस तरीके से तो आपको अच्छा लगेगा। फिर मैंने ऐसे ही किया, मैंने सबसे पहले भाग 1 या 2 को खोला। भाग 1 को जब मुझे नहीं सुना तो मैं भाग 1 को छोड़ दी, भाग 2 को खोली। तो यहाँ पे देखिए भाग 2 दिया गया है, जैसा कि सरकार की प्रणाली। सबसे पहले आपको सरकार को समझने से पहले सबसे पहले आपको सरकार की प्रणालियों को समझनी होती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ दिया है सरकार की प्रणाली के बारे में बताया गया। अब सरकार की प्रणाली में क्या क्या चीज़ें आएंगी उसका भी यहाँ पे जिक्र है। जैसे कि यहाँ पे देखिए संसदीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, केंद्र राज्य संबंध है, यानी केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है वो बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बताए गए हैं, आपातकालीन प्रावधान बताया गया है। फिर यहाँ पे देखिए भाग 3 आ गया। भाग 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। तो जब मैंने सबसे पहले क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को खोला। इसके अंतर्गत क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें मतलब कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा जैसे राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति जी आते हैं। फिर यहाँ पे हुआ प्रधानमंत्री जी हो गए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो गई, ये सब लोग हो गए। फिर देखिए फिर यहाँ पे दिया है मंत्रिमंडलीय समितियाँ हो गई, संसद हो यानी कि पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि संसद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसद हिंदी लोगों से मिलके बना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे संसद है। संसद के बारे में सारी डिटेल छोटे छोटे शब्दों में देखो यहाँ पे दिया गया है। जब इस लेसन को खोलते हो तो आपको पता चलेगा। फिर यहाँ पे देखिए संसदीय समितियाँ क्या है, संसदीय मंच, संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय। हमारे यहाँ जो न्यायालय की व्यवस्था है उसका भी जिक्र, उसका भी काफ़ी सारे अच्छे शब्दों में विस्तार से इसमें बताया गया है उच्चतम न्यायालय के बारे में। फिर न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता के बारे में बताया गया है। फिर आगे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जनहित याचिका के बारे में बताया गया है। फिर आपका भाग 4 आ गया, यानी कि राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। अब राज्य सरकार के जब टॉपिक आप खोलोगे तो उसमें आपको मिलेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री मिलेंगे और राज्य मंत्रिपरिषद मिलेगी और राज्य विधानसभा यहाँ पे दिया गया है। जब इस लेसन को खोलते हो तो आपको पता चलेगा। फिर यहाँ पे देखिए संसदीय समितियाँ क्या है, संसदीय मंच, संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय। हमारे यहाँ जो न्यायालय की व्यवस्था है उसका भी जिक्र, उसका भी काफ़ी सारे अच्छे शब्दों में विस्तार से इसमें बताया गया है उच्चतम न्यायालय के बारे में। फिर न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता के बारे में बताया गया है। फिर आगे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जनहित याचिका के बारे में बताया गया है। फिर आपका भाग 4 आ गया, यानी कि राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। अब राज्य सरकार के जब टॉपिक आप खोलोगे तो उसमें आपको मिलेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री मिलेंगे और राज्य मंत्रिपरिषद मिलेगी और राज्य विधानसभा और फिर उच्च न्यायालय मिलेगा। फिर आपको अधीनस्थ न्यायालय मिलेगा। फिर जम्मू एवं कश्मीर का जो विशेष दर्जा रहा है वो आपको इसमें बताया जाएगा। उस समय काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था ये लेसन, तो इसमें ये पंजाब संस्कृत का बुक है तो उसमें आया है। फिर यहाँ देखिए जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा क्या रहा, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके लिए खास प्रावधान किया गया है, उसका भी यहाँ पे टॉपिक दी गई है। फिर यहाँ देखिए आपका भाग 5 आ गया, स्थानीय सरकार। ठीक है, स्थानीय सरकार के बारे में बता रहा है
कि पंचायती राज व्यवस्था जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था उसका भी यहाँ पे जिक्र है। जब इसे आप ओपन करोगे इस टॉपिक को, पंचायती राज व्यवस्था को, तो उस पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी, यानी कि क्या संशोधन किया गया, क्यों किया गया, क्या जोड़ा गया, वो सारी चीज़ें मिलेगी। फिर नगर निगम के बारे में है, भाग 6 आ गया आपका केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र। आपके जो केंद्र शासित प्रदेश उनके लिए क्या प्रावधान है, क्या कैसे, वो सबका डिटेल इसमें है। फिर यहाँ पे दिया गया अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। फिर भाग 7 आ गया संवैधानिक निकाय, व्यक्ति निर्वाचन क्या है, संघ लोक सेवा आयोग का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है, बताया गया। जब उसे खोलते हो उस लेसन को तो उसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। फिर राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, फिर यहाँ पर देखिए वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। फिर यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। फिर पंचायती अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है, भारत के महान न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, राज्य का महाधिवक्ता। भाग 8 आ गया गैर संवैधानिक निकाय क्या है। सब कुछ संवैधानिक पढ़ने के बाद आपका आता है 8वां भाग गैर संवैधानिक। उसके अंतर्गत जैसे कि नीति आयोग हो गई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया। फिर देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में बताया गया है, लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में बताया गया है। देखिए लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में बताया गया है। देखिए लोकपाल और लोकायुक्त ये सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी, मैंने इसे पढ़ा है। मैं इसे देखो सुनते ही पहचान गई मैं कि लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में डिटेल दिया गया। फिर भाग 9 अन्य संवैधानिक आयाम के बारे में बताया गया है। अब इसमें इसके अंतर्गत जैसे सरकारी नीतियाँ आ गई, राजभाषा आ गई, राजभाषा, लोक सेवाएं आ गई, अधिकरण आ गए, सरकार के अधिकार तथा दायित्व क्या है वो भी आ गए। बहुत सारी रिलेशन इसमें दी गई है। फिर देखिए हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकरण पाठ, विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान क्या है, यानी जो विशिष्ट वर्ग है उनसे संबंधित क्या प्रावधान है। भाग 10 आ गया राजनीतिक गतिशीलता, यहाँ पे देखिए राजनीतिक चीज़ों का जिक्र है, राजनीतिक दल के बारे में बताया गया है। फिर निर्वाचन, मतदान व्यवहार उसका भी जिक्र है, चुनाव कानून, चुनाव सुधार, दल परिवर्तन कानून क्या होते हैं। फिर दबाव समूह, फिर राष्ट्रीय एकता, विदेश नीति भी आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगी। देखिए भाग 11 आ गया संविधान की कार्यप्रणाली, और ये देखिए संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग आपका, यानी कुल मिला के 76 चैप्टर इसमें दिए गए हैं आपके लक्ष्मीकांत के बुक में। तो आपने देखा इस बुक की कितनी सारी इंटरेस्टिंग लेसन है और कितनी सारी, अगर आप सोच लो, कल्पना कर लो, जब इस लेसन को आप ओपन करके पढ़ोगे तो कितना अच्छा लगेगा। आप रुचि के साथ इस बुक को अगर पढ़ने की कोशिश करो, मानती हूँ मैं कि 1-2 बार आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप इसे 2-3 बार अगर इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो ये 100% आपको एक पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। धन्यवाद।